हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता। शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान। किसका? लॉर्ड कर्जन का। अभी हमने पिछले वीडियो में अंतर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ा था कि 1882। उसके बाद किसका? लॉर्ड कर्जन का समय है। तो हम आज लॉर्ड कर्जन के भारतीय शिक्षा में योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन 1899 में, कब? 1899 में भारत का नया गवर्नर जनरल वायसराय बनकर भारत आया। वह भी एक प्रकांड विद्वान था, यही कहें बुद्धिमान था, विद्वान था, कुशल प्रशासक था। साथ साथ एक क्वालिटी जो अभी तक पीछे में देखते आई थी कि वो पाश्चात्य सभ्यता का पोषक था, अर्थात पाश्चात्य सभ्यता को ही ज्यादा महत्व देने वाला था, प्राच्य सभ्यता को नहीं। और उसका ये भी विचार था कि अगर प्रशासन अच्छे से करना है तो शिक्षा में सुधार आवश्यक है। बिना शिक्षा में सुधार के अच्छे से प्रशासन का कार्य नहीं किया जा सकता है, या प्रशासन को चुस्त दुरुस्त तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षा में सुधार। इसीलिए उसने सितंबर 1901 में शिमला सम्मेलन किया। भारतीय शिक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए, भारतीय शिक्षा पर अध्ययन करने के लिए 1901 में क्या किया? शिमला सम्मेलन किया। फिर 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। 1902 में किसके? भारतीय विश्वविद्यालय, ये जनवरी 1902 में की थी। कब की थी? जनवरी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। और 11 मार्च 1904 को अपनी जो शिक्षा नीति है, जिसको लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 बोलते हैं, उसकी घोषणा की। तथा साथ ही साथ उसके 10 दिन बाद 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसको 1904 अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो ये हम सबका अध्ययन करेंगे। शिमला सम्मेलन, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बातें, 11 मार्च 1904 में भारतीय शिक्षा नीति जो उन्होंने घोषित की थी, और 21 मार्च 1904 को जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इन सब का एक एक बार अध्ययन करेंगे। क्या क्या इन 4 इनके प्रमुख कार्य रहे शिक्षा के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सितंबर 1901 में जो शिमला सम्मेलन उन्होंने 1899 में भारत आई। 1900 शिक्षा में सुधार हेतु, शिक्षा पर विचार विमर्श करने हेतु, शिक्षा की समस्याओं और वर्तमान शिक्षा कैसे चल रही उसको जानने हेतु सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको शिमला शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, ये भी कह सकते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सभी प्रांतों के जो जन शिक्षा निदेशक थे उनको बुलाया था। साथ ही साथ जो ईसाई मिशनरी थे उनके कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। जो प्रमुख ईसाई मिशनरी थे उनके कुछ प्रतिनिधि थे, उनको आमंत्रित किया था, लेकिन किसी भारतीय को आमंत्रित नहीं किया था। क्या करें? इसको जन शिक्षा विभाग के निर्देशक, प्रमुख ईसाई मिशनरी के प्रतिनिधि को इस सम्मेलन में बुलाया, और भारतीय शिक्षा पर विचार विमर्श करने के बाद बहुमत से 150 से ज्यादा भारतीय शिक्षा से संबंधित 150 से ज्यादा प्रस्ताव पारित हुए। कितने?
150 से ज्यादा। ये सम्मेलन 15 दिन तक चलेगी। ध्यान देंगे, जो ये सम्मेलन शिमला में हुआ, ये लगातार 15 दिन तक चली थी और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन ने स्वयं की। किसने? लॉर्ड कर्जन ने स्वयं। भारतीय शिक्षा पर यह सम्मेलन भारतीय शिक्षा पर विचार विमर्श करते हुए भारतीय शिक्षा से संबंधित 150 प्लस प्रस्ताव पारित किए। 150 से ज्यादा प्रस्ताव पारित किए थे, परंतु इस सम्मेलन में ना तो कोई भारतीय को शामिल किया गया था और न ही इसकी कार्रवाई को प्रकाशित किया गया था। सार्वजनिक नहीं किया गया था। जिसकी कार्रवाई हो पब्लिक के सार्वजनिक किया गया, क्या क्या कार्रवाई हो, कौन कौन से सब पारित हुए। तो वही चीज न तो किसी भारतीय को शामिल किया गया, न ही इसके कार्रवाई को प्रकाशित किया गया। इसलिए भारतीयों में डर भी था और गुस्सा भी, दोनों था। डर ये था क्या पारित कर दिया है, कुछ पता नहीं। गुस्सा ये था कि हम लोग को शामिल नहीं किया, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, हम लोग को शामिल नहीं किया। अतः भारतीय दोनों था। इसके अगर प्रमुख प्रस्ताव देखें तो कुछ 2-4 प्रमुख प्रस्ताव हैं, उसको देखते हैं क्या क्या है। शिमला सम्मेलन हमने देखा कि शिमला सम्मेलन जो सितंबर 1901 में की, 15 दिन तक चली और इसमें एक भारतीय शिक्षा से संबंधित 150 से ज्यादा प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन उन 150 से ज्यादा प्रस्ताव में जो पारित हुए उसमें अगर मुख्यतः देखा जाए, ये प्रमुख प्रस्ताव है जो पारित किए गए। पहला क्या है कि सरकार शिक्षा से अलग नहीं होगी और शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण होगा। ये प्रमुख 4 है प्रस्ताव। पहला है कि सरकार शिक्षा से अलग नहीं होगी और शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण रहेगा, अर्थात उसका नियंत्रण बना रहेगा। और जहां जहां साथ दूसरा प्रस्ताव ये भी पारित हुआ कि जहां जहां भी आवश्यकता है, अर्थात जहां जहां सरकारी स्कूल नहीं है, जरूरत है, वहां पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और ये सरकारी स्कूल देसी स्कूलों के लिए मॉडल, देसी विद्यालय के लिए आदर्श होंगे। क्या होंगे? देसी विद्यालयों के लिए आदर्श होंगे या मॉडल। साथ साथ शिक्षा नीति का निर्धारण और संचालन केंद्रीय सरकार द्वारा ही होगा। जो शिक्षा नीति है, कोई भी भारतीय शिक्षा के संबंध में कोई नीति का निर्धारण होता है तो उसका संचालन केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जाएगा और साथ ही साथ भारतीय शिक्षा पर अधिक धन व्यय किया जाएगा। अभी जितना व्यय किया जाता है उससे ज्यादा खर्च किया जाएगा। वही बात, सरकार पहले से अधिक धन शिक्षा पर व्यय करेगी। तो हमने ये देखा शिमला सम्मेलन सितंबर 1901 में जो हुआ, कैसे हुआ सम्मेलन तथा उसकी कुछ प्रमुख बातें हमने यहाँ जानी। उस सम्मेलन में जो प्रमुख बातें निकल के आए या प्रमुख प्रस्ताव जो पास हुए, ये वैसे प्रस्ताव 150 प्लस प्रस्ताव पास होते, लेकिन अगर प्रमुख प्रस्ताव की बात करें तो भारतीय शिक्षा संबंधित तो ये 4 प्रस्ताव। तो हम लॉर्ड कर्जन के शिक्षा के योगदान के अंतर्गत शिमला समझौता हमने देख लिया। अब उसके अंतर्गत 4 भागों में इनका बटा है लॉर्ड कर्जन के शिक्षा के योगदान। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। दूसरा क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का नियुक्ति जो इन्होंने की। शिमला समझौता जब हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी देखते हैं। शिमला समझौता जब हुआ तो भारतीय शिक्षा से संबंधित बहुत सी समस्याओं का उजागर किया, बहुत सी समस्याएं सामने आई। साथ साथ लॉर्ड कर्जन ने ये भी देखा कि हमने आपको हंटर आयोग में भी बताया था कि जो वुड डिस्पैच किया, हंटर आयोग में बताया था, वुड डिस्पैच में कहा था कि लंदन विश्वविद्यालय के तरफ से यहाँ विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी कहा है कि 1898 में तो लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन कर दिया गया, अर्थात उसको नया रंग रूप दे दिया गया। लेकिन जो उसी के तर्ज पर जो भारतीय विश्वविद्यालय खोले थे उसमें
इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब लगभग 4 साल बीतते जा रहे थे, 3 साल प्लस हो रहे थे, लेकिन उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वही दिखा उन्हीं के तरह से बोले भारतीय विश्वविद्यालय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही साथ जो भारतीय विश्वविद्यालय थे उनका काम महाविद्यालयों की संबद्धता देना था, मतलब महाविद्यालय खोलना था, अर्थात महाविद्यालयों की संबद्धता देना था, साथ साथ परीक्षा कराना और प्रमाण पत्र देना, इतना ही काम था। मतलब महाविद्यालय का काम क्या, संबद्धता देना, परीक्षा कराना और प्रमाण पत्र तक ही सीमित था। और जो उसके संबद्ध महाविद्यालय थे वहां पर भी जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत नीचे था। आपको हंटर आयोग में हमने बताया था कि अनुदान को किससे, महाविद्यालय के रिजल्ट से जोड़ दिया गया। तो इसका असर क्या हुआ कि परीक्षा प्रधान जो शिक्षा होगी, शिक्षा कैसी हो गई, परीक्षा प्रधान शिक्षा हो गई। तो वही यहां पर बता रहा कि संबद्ध महाविद्यालय शिक्षा का स्तर निम्न कोटि था जिसका है। अतः लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का नियुक्ति की, गठन किया। शिमला सम्मेलन में हमने आपको बताया था किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः उस रोष को दूर करने के लिए, उस विरोध को खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय शिक्षाविद, 2 भारतीय शिक्षाविद, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। ये नहीं कि दोनों हिंदू दोनों मुसलमान, एक हिंदू एक मुसलमान, मतलब सांप्रदायिक वो भी साधना चाहता है। तो वो 2 भारतीय शिक्षाविद, एक हिंदू जिसका नाम था डॉक्टर भूदास बनर्जी जी थे और मुसलमान जो थे श्री सैयद अली बिलग्रामी जी थे। इनको इस आयोग में जगह दी गई। किसमें, भारतीय शिक्षा आयोग 1902 में इन 2 को जगह दी गई, डॉक्टर भूदास बनर्जी और श्री सैयद हसन बिलग्रामी। इसको डॉक्टर भूदास बनर्जी और श्री सैयद हसन बिलग्रामी को इसका सदस्य नियुक्त किया गया। इस आयोग की अध्यक्षता की बात करें तो रैले महोदय ने की थी, या इस आयोग के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए थे वो रैले महोदय, अंग्रेज विद्वान रैले थे, इसीलिए इसे रैले आयोग भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रैले आयोग। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय 1902 को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रैले आयोग के नाम से। तो इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया, जो काम सौंपा गया, वो काम में मुख्यतः 2 भागों में बांट 2 है। पहला कि भारतीय विश्वविद्यालय के तात्कालीन विधान, क्या विधान है, विधान मतलब नियम, भारतीय विश्वविद्यालय के तात्कालीन क्या विधान है, क्या कार्य प्रणाली है, कार्य कैसे करते हैं, तथा उसमें शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, उसका अध्ययन करना, उसको ठीक करने का सुझाव, अगर उसमें गड़बड़ी है तो ठीक करने का सुझाव, उसको प्रभावी बनाने का सुझाव, उसको विकास करने का सुझाव, हेतु उसका निर्माण किया जाए। भारतीय विश्वविद्यालय के तात्कालीन विधान, कार्य प्रणाली और शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन तथा उसके विकास हेतु सुझाव के लिए इसका गठन किया गया। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय है उनकी स्थिति का अध्ययन तथा वहां के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने की का काम इस आयोग को नियुक्त किया गया। ये 2 काम क्या, पहला विश्वविद्यालय का विधान क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, तथा उसमें शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, इसको कैसे क्या है, कैसे सही किया जाए, इसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए सुझाव दे, तथा साथ साथ जो विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय है वहां की स्थिति क्या है, वहां का शिक्षा स्तर क्या है, तथा उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके सुझाव के लिए इस आयोग का गठन किया गया। ये 2 काम प्रमुख रूप से इस आयोग को दिए। अभी आयोग की
प्रतिवेदन तथा सिफारिशों के बारे में जानते हैं। प्रतिवेदन भारतीय विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन की बात करेंगे। हमने कल से इसका डिस्कस किया। प्रतिवेदन की बात करें तो आयोग ने तत्कालीन सभी विश्वविद्यालय, कहने का मतलब है उस समय जितने भी विश्वविद्यालय थे, जो विश्वविद्यालय आयोग था उसने उस समय जितने भी विश्वविद्यालय थे तो जो उससे संबंधित जो भी महाविद्यालय थे उनके प्रशासन, संगठन एवं शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और 6 माह के कठोर परिश्रम के बाद अर्थात आयोग बनने के 6 माह बाद अपना प्रतिवेदन तैयार कर लॉर्ड कर्जन को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? लॉर्ड कर्जन। तो इस आयोग में क्या प्रमुख सुझाव रहे हैं उसका हम अध्ययन देखते हैं। कब सभा 6 माह बाद 27 जनवरी को बना था, तो लगभग जुलाई में इन्होंने अपना प्रतिवेदन जुलाई 1902 में सौंप दिया। अगर इसके भारतीय विश्वविद्यालय आप 1902 के सुझाव देखें तो सुझाव चूंकि विश्वविद्यालय था तो विश्वविद्यालय से संबंधित इनके सुझाव थे। एक था विश्वविद्यालय के लिए सुझाव और दूसरा था संबद्ध महाविद्यालय के लिए सुझाव, अर्थात विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय थे उनके लिए सुझाव। और यही कार्यक्षेत्र भी इनका, हमने दोनों कार्यक्षेत्र अगर बात करें तो यही इनका कार्यक्षेत्र भी था कि तात्कालिक जो विश्वविद्यालय है उसके कार्यप्रणाली, उसके विधान और उसकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना है तथा संबद्ध महाविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना है। ये दो काम थे और दोनों पर उन्होंने अपने सुझाव दिए। तो विश्वविद्यालय के लिए देखिए जिसपे कहा गया था प्रशासन संगठन संबंधित उन्होंने सुझाव दिए कि 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, होते थे उस समय विश्वविद्यालय में। एक तो सीनेट कहा जाता था और दूसरा कहा जाता था उससे नीचे स्तर के होते थे वो कहा जाते थे सिंडिकेट। तो विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सीनेट की जो सदस्य, वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है उसको कम करने की जरूरत है, इतना सदस्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष करने का सुझाव दिया। जो अभी ज्यादा था उसको कितना करने का सुझाव दिया? 5 वर्ष करने का सुझाव। साथ ही कहा कि सीनेट सदस्य संख्या जो इस समय 9 है उसको बढ़ा दी जाए। सिंडिकेट सदस्य संख्या, सीनेट की संख्या तो उन्होंने कम करने कही और सिंडिकेट सदस्य संख्या जो वर्तमान में 9 थी उसको बढ़ाकर 15 करने की बात कही तथा कहा कि प्रत्येक वर्ष 20% सदस्यों का चुनाव किया जाए। हर साल प्रत्येक वर्ष 20% सदस्य रिटायर होते जाए, उनकी जगह नए सदस्य आते जाए और वो सदस्य शिक्षाविद हो सकते हैं, कॉलेज के प्राचार्य हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये सब लोग हो सकते हैं। और इनके सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? सीनेट के सदस्य ही करेंगे। मतलब सिंडिकेट सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? सीनेट के सदस्य। और साथ ही साथ कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का अधिकार से सुनिश्चित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जो प्रत्येक विश्वविद्यालय है उसका अधिकार क्षेत्र बता दिया जाए कि आपका ये अधिकार क्षेत्र, इससे बाहर आप हस्तक्षेप मत। शिक्षा संबंधी सुझाव की बात करें तो विश्वविद्यालय में शिक्षण उत्तरदायित्व की बात कही कि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी चालू कराया जाए। ये नहीं अभी तक जो सिर्फ होता था संबद्धता देना, प्रमाण परीक्षा कराना, प्रमाण पत्र बांटना नहीं। इसके अलावा क्या है? शिक्षण उत्तरदायित्व भी विश्वविद्यालय को सौंपा जाए, अर्थात विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी कराया जाए। पाठ्यक्रम सुधार की बात भी की, जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उनमें सुधार किया जाए एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था हो जिससे नए नए शोध करने के लिए लोग प्रेरित हो सके, शोध कार्यों को बढ़ावा मिल सके। साथ साथ विद्यालय में शिक्षण एवं शिक्षकों नियुक्ति की बात कही। विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य चालू किया जाए तथा उसके लिए योग्य शिक्षक की नियुक्ति हो। ऐसा नहीं कि किसी भी को भी नियुक्त कर लिया जाए, नहीं, विद्यालय में शिक्षण योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो तथा परीक्षा प्रणाली के मूल्यांकन में परीक्षा जब कराया जा रहा है तथा उसका जो मूल्यांकन कराया जा रहा है उसमें सुधार के लिए भी सुझाव उन्होंने दिए कि जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है तथा जो मूल्यांकन है वर्तमान परीक्षा प्रणाली का उसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार के लिए उन्होंने सुझाव भी दिए। तो ये विश्वविद्यालय के प्रशासन और शिक्षा संबंधी उन्होंने सुझाव दिए। फिर
संबंध महाविद्यालय के बारे में भी सुझाव मांगे गए थे। तो संबंध महाविद्यालय में प्रबंध संबंधी सुझाव दिए कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक सुसंगठित प्रबंध समिति होना चाहिए जो कॉलेज के उचित प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो। अर्थात अगर कॉलेज का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है तो उसे उत्तरदायी ठहराए। मतलब एक सुसंगठित प्रबंध समिति हो और वह प्रबंध समिति कॉलेज में उचित प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो। साथ साथ प्रत्येक महाविद्यालय में भवन हो, पुस्तकालय हो, प्रयोगशाला हो, इन सबका उचित अध्यापक हो, इन सबका उचित प्रबंध होना चाहिए जितने भी महाविद्यालय हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि महाविद्यालयों में लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य महाविद्यालय की स्थिति अनुसार तय करें। ये नहीं कि महाविद्यालय अपने अनुसार तय कर रहा है या सभी महाविद्यालयों के एक समान है, नहीं। महाविद्यालय की स्थिति जैसी है उसी हिसाब से वहां का जो शिक्षण शुल्क है वो निर्धारित किया जाए। तो ये प्रबंध संबंधी प्रमुख सुझाव थे। शिक्षा संबंधी सुझाव कहा जाए तो उन्होंने कहा संबद्धता के नियम कठोर बनाए गए। ऐसा ना हो इसकी कोई भी संबद्धता ले ले, ऐसे ही शिक्षा चलाने लगे। संबद्धता के नियम कठोर होंगे तो शिक्षा में गुणवत्ता आएगी तथा महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए। संबद्धता के नियम कठोर हो तथा महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें नियमित निरीक्षण किया जाए, जिससे उसमें शिक्षण कार्य अच्छे से चल सके, शिक्षा गुणवत्ता बनी रह सके। और जिस महाविद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता निम्न स्तर की है या निम्न स्तर की पाई जाती है या अभी फिलहाल निम्न स्तर की है, उनको फिलहाल बंद कर देना चाहिए। ये इन्होंने सुझाव दिया। महाविद्यालयों में इन्होंने कहा सिर्फ स्नातक स्तर की शिक्षा ही प्रदान करनी चाहिए। परास्नातक की शिक्षा प्रदान करने की बात इन्होंने नहीं की। कहा महाविद्यालयों में सिर्फ स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा हाई स्कूल को और अधिक समृद्ध बनाना चाहिए तथा इंटर को, हाई स्कूल को और अधिक समृद्ध, इंटर को खत्म करके स्नातक की परीक्षा 3 वर्ष करने की बात। क्या कहा? हाई स्कूल को और ज्यादा समृद्ध करके बढ़ाकर इंटर जो 10+ कोर्स को खत्म कर दिया जाए और स्नातक को 3 वर्ष का कर दिया जाए। ये बात उन्होंने कही। साथ साथ महाविद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार की बात कही और कहा कि महाविद्यालय में जो प्राध्यापक की नियुक्ति होती है वो प्रबंधक अपने तरफ से न नियुक्त कर ले, उसमें विश्वविद्यालय का भी दखल है। अर्थात विश्वविद्यालय की अनुमति पर ही किसी भी प्राध्यापक की महाविद्यालय में नियुक्ति हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के क्या प्रमुख सुझाव रहे हैं। अब आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और इसके बाद इसमें 2 पार्ट और रह गए हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 जो 11 मार्च 1904 को उन्होंने किया था और 21 मार्च 1927 को जो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी तरह का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।